नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। अभिवादन स्वीकार कीजिए नरेश दहिया का। आज मेरे साथ हैं मेरे यंग फ्रेंड्स, माय यंग हिस्टोरियंस, वेरी ईगर टू नो अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत की मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। आज हम बात करेंगे राइट फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द 12th सेंचुरी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राई-पार्टी स्ट्रगल, द नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन पार्ट, एंड ऑफ कोर्स द सदर्न इंडिया। दोस्तों, पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया था। विशेषकर राजा हर्षवर्धन की जब डेथ हो गई 647 में, हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। राजा हर्षवर्धन की डेथ जैसे ही होती है 647 में, उसका एम्पायर तो टूटता ही है। 750 से और 1000 एडी के बीच का जो पीरियड था, बेसिकली उसमें 3 डायनेस्टीज केम इनटू प्रोमिनेंस। देखिए, the post Gupta age can be termed as the period of disintegration। दोस्तों, जहां एक तरफ गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इंडिया की हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड जैसा पीरियड देखने के बाद जहां लगभग सभी फील्ड्स में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली थी, अब भारत ने जो डिसइंटीग्रेशन का पीरियड देखा, से 750 से 1000 में फिर से 3 डायनेस्टीज प्रोमिनेंस में आई, नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया में। दीज वर गुजर प्रतिहार्स, पाल्स एंड राष्ट्रकूट्स। दे continually fought and tried to gain power over each other's territory, but none of them succeeded for a long period of time। यूँ कहिए कि लगभग 200 साल तक ये स्ट्रगल चलता रहा और इससे भारत कुल मिलाकर कमज़ोर हुआ। इस लड़ाई में फ़ायदा किसको हुआ? इस लड़ाई में फ़ायदा हुआ टर्किश इन्वेडर्स का। महमूद ऑफ गजनी, गजनी के तख्त पर जब से महमूद बैठा, उसकी निगाह लगातार अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया पर, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पर लगातार वो अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता था। वो यहाँ की लूट से अपनी आर्मी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और इसीलिए 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक उसने इंडिया पर 17 टाइम्स आक्रमण किया। He mainly attacked the temples, towns in the northern India and plundered them। ये एक ऐसा समय था दोस्तों जब भारत को वेल्थ की
और मैन की, दोनों तरह की हानि हुई। जब ये टर्किश इन्वेडर्स भारत में आकर के आक्रमण करते थे तो वो यहाँ की वेल्थ को तो प्लंडर करते ही थे, वो साथ में यहाँ के लोगों को भी बुरी तरह से मार करके जाते थे। एक और दूसरा महमूद गोरी, he attacked India not just to plunder the wealth but also to establish his control and rule over India। ये एक बेसिक डिफरेंस भी था दोनों महमूद में। जहाँ एक तरफ महमूद गजनी आता था, लुटेरों की तरह से लूट करके वापस चला जाता था, गौरी यहीं पर अपना रूल स्टेब्लिश करना चाहता था। गुप्ता डायनेस्टी और राजा हर्षवर्धन की डेथ के बाद भारत इतना कमज़ोर हो गया था। हाँ, यू आर राइट। भारत को कमज़ोर किया ट्राई पार्टी स्ट्रगल ने। देखिए, 3 ही डायनेस्टी थी जो कंट्रोल कर रही थी डेक्कन और नॉर्दर्न इंडिया को, मेनली गुजर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स और पॉल्स। लेकिन ये तीनों जब आपस में कन्नौज के लिए लड़ने लगे, कन्नौज ऐसा क्या था? हाँ, इट वॉज अ सिंबल ऑफ सॉवरेंटी ड्यूरिंग दोज डेज। देखिए, आजकल कन्नौज may not be that significant as it was in the medieval history। उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। ये एरिया सबसे ज़्यादा उपज देने वाला एरिया था, एंड दैट वाज द रीजन दैट कन्नौज वाज द एरिया वेयर एवरीबडी वांटेड टू कंट्रोल, because control over Kannauj was seen as control over गंगा वैली। इसीलिए ये जो 3 पार्टी का स्ट्रगल इतना लंबा चला, हिस्टोरियन जिसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल के नाम से डिस्क्राइब करते हैं, these 3 kingdoms were almost equal in strength। This was the reason none was able to have a डिसाइसिव विक्ट्री। किसी की ना हार हो रही थी ना जीत हो रही थी। थोड़े समय के लिए कन्नौज राष्ट्रकूट्स के पास चला जाता था, कभी पॉल्स के पास चला जाता था, तो कभी वो गुजर प्रतिहार्स के पास चला जाता था। These kingdoms were so busy fighting among themselves that they did not realize how weak they had become। Around the end of 10th century AD, these powers declined almost simultaneously। गुर्जर प्रतिहार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, 725 के अराउंड गुजर प्रतिहार्स अवंती, जो राजस्थान का एरिया है, गुजरात, नागभट्ट वन के अंडर में वो पार में आई। नागभट्ट वन ने शासन किया 725 से 750 तक। इन 738 AD he defeated the Arab Muslims of Sindh and pushed them back। बहुत ही फेमस राजा गुजर प्रतिहार वंश के हुए राजा भोज, मिहिर भोज। He was a very famous ruler and he ruled from 836 AD to 885 AD। उनका एम्पायर पता है, कश्मीर से लेके, और आप ध्यान से देखिए, नर्मदा नदी देख रहे हैं आप, नर्मदा नदी तक, और इधर आप देख रहे होंगे गुजरात से लेकर के और बंगाल तक फैला हुआ था। कन्नौज को कैप्चर करने वाले ये
पहले राजा थे और इन्होंने तो कन्नौज को ही अपनी राजधानी भी बना लिया था। He was a devotee of Lord Vishnu and adopted the title of Adivara. The last Pratihar ruler was Rajapal, and he was attacked and defeated by Mahmud of Ghazni in 1018. सर, हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में तो जान लिया, अब हमें पाल डायनेस्टी के बारे में भी जानना है, प्लीज। Pal dynasty was founded by Gopala. ये गोपाला जो थे, he was elected as a king by the nobles. ये आपको हैरानी होगी, आप ये मत सोचिए कि डेमोक्रेसी अभी आई है भारत में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पहले के भारत में मिल जाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ उस समय भी डेमोक्रेसी थी। सो गोपाला वॉज इलेक्टेड बिकॉज द प्रीवियस रूलर हैड डाइड इशूलेस। इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आजकल जिसको आप पटना के नाम से जानते हो। धर्मपाल, उसके बाद देवपाल वर द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। They extended and consolidated Pal Empire. They ruled over Bihar, Bengal and parts of Odisha, और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब पाल डायनेस्टी में असम का भी कुछ एरिया शामिल हो गया था। दोस्तों, केवल यही नहीं, पाल्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन। धर्मपाल एक ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद वो सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था उन दिनों का। आपने ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में नाम तो सुन रखा होगा ना, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। तक्षशिला तो आजकल वाले पाकिस्तान में चली गई है, लेकिन विक्रमशिला और नालंदा के रीजन अभी भी भारत में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तस्वीर पर अगर आपने पहले कभी ना देखा हो तो एक नज़र मारिए। सर, अब हम राष्ट्रकूट के बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो राष्ट्रकूट्स जो थे ना, वो कर्नाटक के चालुक्याज के सबऑर्डिनेट्स थे इनिशियली। 753 में दांतीदुर्ग, जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ थे, उन्होंने पहली बार अपने आप को चालुक्य से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने हिरण्यगर्भ के रिचुअल्स ब्राह्मणों की सहायता से परफॉर्म किए और वो एक क्षत्रिय किंग बन गए। आप लोगों को पता होगा कि राजा राजगद्दी पे बैठने से पहले ब्राह्मणों की सहायता से कुछ रिचुअल्स किया करते, ये उन दिनों का रिवाज था। इस तरह से दांतीदुर्ग, ऑल्सो नोन एज दांतीवर्मन, बिकेम द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। उनकी कैपिटल थी मलखेड़, आप देख सकते हैं मैप में। और कुछ लोग इसी को मान्यखेता भी कहते थे। राष्ट्रकूट्स वर ओवरथ्रोन इन AD 973 बाय द चालुक्यन नोबल ताइलापा, या ताइला कहिए। राष्ट्रकूट रूलर्स पैट्रोनाइज्ड सेविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म and even Islam. In the field of literature, they gave equal patronage to Sanskrit, Prakrit and Kannada, 3 languages. और दोस्तों,
कैलाश टेम्पल की जो गुफाएं हैं एलोरा, उनको कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था 9th सेंचुरी एडी में। और आपने देखा है कि वो मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्ट है। इस तरह से राष्ट्रकूट्स जहाँ एक तरफ बहुत अच्छे योद्धा थे, वो दूसरी तरफ आर्ट और आर्किटेक्चर के पैट्रोनाइज करने वाले लोग भी थे। तो इस तरह से आज हमने जाना ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में, जिससे भारत कितना कमज़ोर हो गया था। आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे राजपूतों के बारे में। कल आपके सामने हम ये वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक मैं ये कहूँगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या जानकारी मिली, आप कुछ पहले से लाभान्वित हुए या नहीं, ये हम ज़रूर आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।